हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जैसा कि आपको सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2000 की भर्ती आ चुकी है, जिसमें हर बच्चा मेहनत से जुटा हुआ है। यानी कि सरकार का मानना है कि 31 लाख के करीब फार्म इसमें पड़ने वाले हैं और आपके 31 लाख पदों के लिए आपके 60,244 वैकेंसी को नोटिफिकेशन आपके लिए तैयार किया गया है। यानी कि भर्ती परीक्षा आपकी 18 फरवरी को होनी है। अभी तो फिलहाल यही डेट है। हो सकता है कि इसी डेट पर आपकी परीक्षा हो जाए। निश्चित है, सरकार के द्वारा निश्चित किया गया है कि 18 फरवरी को हम भर्ती परीक्षा पूरी तरह से पेपर करा देंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी जीके और जीएस की प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। तो जीके और जीएस में आपको कितनी करंट अफेयर्स भी शामिल करनी होगी। जैसे करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ की पढ़ लीजिएगा, वही करंट अफेयर्स आपके पेपर में आएगी। उसकी भी सीरीज आपके लिए शुरुआत की जा चुकी है। और दूसरी बात यहाँ पर कि कितनी जीके जीके के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है। आप सभी लोगों को पता है कि जीके पढ़ने के लिए हमें बहुत सारा मटेरियल लगता है। तो कितना मटेरियल हम यहाँ पर रखें कि जिससे हमारा कम समय में एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो किस प्रकार से हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से पहले आपको मैं कुछ 2-4 पॉइंट बताना चाह रहा हूं जिस पर आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। और ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपने पूरी तरह से फॉलो किया है तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और आप अच्छी तरीके से देखिए। जीके और जीएस की बेस्ट सीरीज आपके लिए शुरुआत की जा चुकी है। आप बताएंगे खुद ही कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसी कैसी तैयारी करनी है, कैसे कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, ये सब आपको पता होगा। लेकिन आपकी तैयारी क्या है ये आपको पता होगा। लेकिन आज मेरी भी बात आप लोग सुन लीजिएगा अच्छे से कि मैं आपसे लिए क्या कह सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो देखिए, मैं आपके लिए जीके और जीएस में बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाला हूं जो हमारे पेपर से रिलेट करेंगी और हमें कितना कम पढ़ना होगा। बिल्कुल ना के बराबर मैं आपको पढ़ाऊंगा और ना के बराबर से ही प्रश्न पेपर में आने वाला है। ठीक है। फिर हमारी करंट अवेयरनेस, यानी कि जो हमारी करंट अफेयर्स है उसकी आज हम बात करेंगे। तो देखिए, 3 सब्जेक्ट हैं, जीके, जीएस और जीए। 3 की आज हम बात करेंगे और 3 के अंतर्गत हमने किसको किसको रखा है, किसको किसको नहीं रखा है, ये सभी भी बातें आपके समक्ष होंगी। और ये सभी बातें अगर आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी तो देखिएगा, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट श्रृंखला को चालू किए हैं। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को चालू की है और प्रैक्टिस सेट हम टोटल मिलाकर करेंगे 10, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। हो सकता है अगर आपकी डिमांड रही तो हम यहाँ से 15 प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें, अगर ये प्रैक्टिस सेट ही अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल जीके में होके रहेगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 38 प्रश्नों का एक सेट आएगा आपके, जो कि आपके सामान्य जानकारी पर आधारित होगा। इस पे आधारित होगा, सामान्य जानकारी पर आपके आधारित होगा। तो मैं आपको विश्वास कैसे दिलाऊं, आप मेरी विश्वास करिएगा। और मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, इसमें 2 फैक्ट हैं कि आपको क्यों मुझ पे विश्वास करना है और आप मुझ पे विश्वास क्यों करेंगे। आपकी भी समस्या ये भी होगी कि सर हम आप पे ही विश्वास क्यों करें, कि आपने अगर बोल दिया कि इतना कम सिलेबस अगर हमें पढ़ना होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो बिल्कुल मैं आपसे सटीक बात कह सकता हूं। देखिएगा, ज्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। एक लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक लोग वो होते हैं जो कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप ना तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, ना तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो। आप जो पढ़ने वाले हो वो सिर्फ दिमाग से पढ़ने वाले हो। यानी कि 1400 ग्राम की जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारे मस्तिष्क का जो वेट है 1400 ग्राम 1.4 kg, उससे हम पढ़ने वाले हैं। और यही सेगमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि जो हम 10 कुछ दिनों में आप मेहनत करिएगा रीजनिंग पे, मेहनत करिएगा हिंदी पे, ठीक है, मेहनत करिएगा मैथ पे, और जीके और जीएस आप हमारे हवाले छोड़ दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कराऊंगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 100% आने वाले हैं। अब आप विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। यानी कि कम समय में देखिएगा, अब टोटल आपकी यानी कि संपूर्ण क्लास भी हम करेंगे। जैसे संपूर्ण क्लास, जैसे हिस्ट्री हो गई, तो हिस्ट्री में तीनों की क्लास को हम 2 से ढाई घंटे में आपके लिए समाप्त करेंगे, जिससे मैराथन क्लास के नाम से भी जानेंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी क्लासों को कंप्लीट यहां से भी समाप्त कर लेंगे। तो आज की
यानी कि हमें 10 क्लासें वैसी पढ़नी है, किस टाइप की, 10 क्लासें हमें थ्योरी वाई पढ़नी है, 10 क्लासें हमें यूट्यूब के माध्यम से आपके सेट से पढ़नी है। ठीक है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सेट जो आप लगा लिए, लगातार आप पढ़ लिए, ठीक है, आप अगर लगातार एक टीचर को फॉलो करेंगे तो आपको बता दूं कि आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और भाषा का गठन करने के लिए फजल अली का आयोग बनाया गया था। फजल अली आयोग का निर्माण किया गया था। कल पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि अभी ये प्रश्न पूछा गया होगा, उससे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग किस आधार पर नियुक्त किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। तो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को सबसे पहले बनने वाला जो राज्य था उसे हमने क्या नाम दिया, तो उसे नाम दिया आंध्र प्रदेश का। यानी कि आंध्र प्रदेश वो राज्य था जो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित किया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग बनाया गया था, उसी के आधार पर इसने गठन किया था। आंध्र प्रदेश 1956 में बना था। अगर 1951 की बात करेंगे तो देखिएगा, भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और इसके तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, नवीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और नवीं अनुसूची आपके भूमि सुधारों से संबंधित है। नवीं अनुसूची जो है आपके भूमि सुधारों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में एक पॉइंट ये भी बनता है कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन भी किया गया था। 7वां संविधान संशोधन कब आया था, 1956 में आपके 7वां संविधान संशोधन भी आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन कब आया था, 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया था। और पहला राज्य गठन जो किया गया था 1956 में किया गया था। कब किया गया था, सबसे पहले भाषा के आधार पर किसको नियुक्त किया गया था, तो भाषा के आधार पर नियुक्त किया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश को। भाषा की अगर बात करें, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये याद रखिएगा। भारत की कैसी है, राजभाषा है। अगर आर्टिकल नंबर बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 343 एक ही अगर बात करेंगे तो भारत की कोई भी, ठीक है, क्या कहता है, संघ की राजभाषा। देखिएगा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। लिपि मतलब लेखन की कला, लिपि क्या होगी, लिपि आपकी देवनागरी होगी। भारतीय संविधान में भाषाओं को भाग नंबर 17 में शामिल किया गया। यानी कि पूछा जाता है भाग नंबर 17 में क्या है, तो भाग नंबर 17 में आपके राजभाषाएं हैं। भाग नंबर 17 में क्या है, राजभाषाएं हैं आपके। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 343 कहता है कि भाषा जो है संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी, आपकी देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी, आपकी देवनागरी होगी। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न हमारे पेपर में भी बनेंगे, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग ये बात। ठीक है, चलिए नए प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जापान में जो होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि एक बात तो पता चल गई कि ये द्वीप जो है वो कहां पर है, आपके जापान में है। यानी कि होन्शु द्वीप जो है आपके कहां पर है, जापान में है। तो जापान में द्वीप है आपके, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
सबसे बड़ा द्वीप है जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? आपके प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है आपका सबसे बड़ा द्वीप, जिसे हम कहते हैं होन्शु, जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और इस प्रशांत महासागर में अगर बात करें सबसे गहरी खाई भी स्थित है, जिसे हम कहते हैं मेरियाना ट्रंच। तो सबसे गहरी खाई भी है जिसे हम कहते हैं मेरियाना ट्रंच, या गर्त कह सकते हैं। कहां पर है? आपके फिलीपींस में। ठीक है, मेरियाना ट्रंच आपके कहां पर है? फिलीपींस में। ठीक है, तो मेरियाना ट्रंच भी आपके फिलीपींस में ही है। ठीक है, याद रखिए जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। अगर यहीं पर सबसे बड़ा द्वीप पूछा, अगर यहीं पर पूछ लेता कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपके जापान का, तो हम कह सकते हैं माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो जापान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसे हम कहते हैं माउंट फ्यूजियामा, जो कि एक कैसा पर्वत है? आपके ज्वालामुखी पर्वत है। किस पर्वत की श्रेणी में आता है? तो हम कह सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपके किसके लिए होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, याद रखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें पढ़ने हैं। आपको क्वेश्चन शायद समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? देखिएगा, सब गवर्नर जनरल को हम बिल्कुल याद कर सकते हैं। एक टॉपिक हमारा बनता है कि अगर गवर्नर जनरल से हमें लगातार क्या मिल रहा है, उसके टाइम पीरियड को अगर हमें याद है, अगर उसके समय को याद है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर हमें गवर्नर जनरल का समय याद है तो हम उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, लॉर्ड बेलेजली का जो समय है वो 1798 से लेकर 1805 के तहत आता है। 1798 से लेकर 1805 आता है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक आता है। 1856 से लेकर 1862। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करेंगे तो 1828 से लेकर 1835 तक आपके आता है। और अगर लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो 1880 से लेकर 1884 तक आता है। यानी कि हमने जो देखा यहाँ से वो हम दोनों पार्ट में हम देख चुके हैं। तो दोनों पार्ट में हम ये देख चुके हैं कि आखिर हमें इसमें कौन कौन सी बातें ठीक लग रही हैं इनकी। ठीक है, अब देखिएगा स्थानीय स्वशासन के जनक की बात हम पहले बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लॉर्ड बेलेजली की बात करते हैं। तो लॉर्ड बेलेजली की अगर बात करेंगे तो सायक संधि शुरू करने वाला पहला शासक। सायक संधि शुरू करने वाला पहला शासक, यानी कि सायक संधि शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? बेलेजली था। और सबसे पहले किस शहर ने सायक संधि को स्वीकार किया? तो हैदराबाद को सबसे पहले स्वीकार किया गया। हैदराबाद ने सायक संधि को स्वीकार किया 1798 में। और उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा बना जिसने सायक संधि को स्वीकार किया? मैसूर दूसरा राज्य बना जिसने सायक संधि को 1799 में आपके स्वीकार किया था। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करेंगे तो देखिएगा 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। 1857 क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति भी हुई थी। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय पर हो गई थी। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग यहां से लगा देते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 क्रांति हुई थी। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो शासन टाइम तो पता है, तो दो काम बहुत हुए थे। एक तो 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। 4 दिसंबर 1829 को किसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया? राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कर दिया। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा की अगर बात करेंगे तो जिस स्त्री के पतिदेव की मृत्यु हो जाती थी
या पति की मृत्यु हो जाती तो उसके हिसाब से जिंदा जला दिया जाता है, सती प्रथा थी। जब राजा राममोहन रॉय को यह बात लगी कि समाज में नहीं होनी चाहिए थी, तो 19वीं शताब्दी में इनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। तो इसके खातिर उन्होंने भारत में पूरी तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर नियम नंबर 17 बनाकर सती प्रथा को 4 दिसंबर 1829 को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अब देखिएगा, इन्हीं के लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया था कि इन्होंने ठगी के लिए किससे बंद किया। तो ठगी के लिए इन्होंने कर्नल सैली मैन को नियुक्त किया था। कर्नल सैली मैन को 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा के लिए नियुक्त किया था। और कर्नल सैली मैन ने पूरी तरह से क्या कर दी, ठगी प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। तो ठगी प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। तो दो काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने जीवन काल में करे थे। ठीक है, मतलब करे तो बहुत सारे काम थे, लेकिन दो काम इनके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड रिपिन क्या कहते हैं, तो लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम आपके आते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपिन को कहते हैं। और यही हमारा क्या राइट आंसर भी है। तो लॉर्ड रिपिन के समय में पहली जनगणना भी हुई थी नियमित रूप से 1881 में। और स्थानीय स्वशासन जो आया था भारत में, वो कब आया था, 1882 में स्थानीय स्वशासन आपका आया था। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन इसी टाइम पर हमारे आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। तो किसने सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था, तो देखिएगा 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव आया था। तो 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का जब सुझाव आया था, तो किसके मन में उत्पन्न हुआ था, किसके मन में उत्पन्न हुआ था, एमएन रॉय के मन में, मानवेंद्र नाथ रॉय के मन में उत्पन्न हुआ था, जो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। स्थापना की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 17, कह सकते हैं आपकी जो स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो एमआर रॉय के मन में सबसे पहले विचार आया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एमआर रॉय के मन में सबसे पहले विचार आया। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में विचार आया और उन्होंने घोषणा कर दी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो वयस्क पहले हम बड़े होते थे 18 वर्ष में, नहीं, पहले 21 वर्ष में बड़े होते थे, अब हम बड़े हो जाते हैं 18 वर्ष में। देखिएगा, पहले हम बड़े कम होते थे, 18 वर्ष में ना होकर 21 वर्ष में, क्योंकि मतदान करने की जो आयु थी वो कितनी थी आपकी, 21 वर्ष थी। अब इसको घटाकर कितना कर दिया, तो घटाकर इसको कर दिया गया 18 वर्ष। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब कर दी गई, तो देखिएगा 61 संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का 61 संविधान संशोधन 1988, 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और इस समय जब भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, राजीव गांधी, यहाँ पर भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी का जो शासनकाल रहा था वो 1982 के तहत से लेकर 1987 तक रहा होगा। तो इस समय दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हुई, एक तो मतदान की आयु घटा दी राजीव गांधी के समय, यानी कि 88 कर लेंगे। और उसके बाद में 1984 में भोपाल गैस त्रसदी हुई थी। क्या हुई थी, भोपाल गैस त्रसदी। तो भोपाल गैस त्रसदी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, और आपके, ठीक है, भोपाल गैस त्रसदी, और आपके जो भी आपके मतदान की जो आयु है उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 21 वर्ष से 18 वर्ष उसको घटाकर कर दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यही प्रश्न आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो एमआर रॉय, बाकी भारतीय संविधान सभा बहुत बड़ी है, आप लोग अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरा आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनाता है कि वर्तमान कंप्यूटरिंग में समस्त विश्व के कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है, स्वीकार है। तो कौन सा है, ASCII, यही कोड स्वीकार किया जाता है। बस आप इतना याद रखिएगा इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखा था, यानी कि इसको किसके द्वारा लिखा गया, शोभा डे के द्वारा इसको लिखा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कहां कहां पर दिए जाते हैं, ये आप देखिएगा। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, अभी आप डिसाइड कर देना नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में लेंगे। सबसे पहले भौतिकी, हम कह सकते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलता है आपका। उसके बाद अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। फिर हम कहेंगे जीव विज्ञान में तो नहीं मिलता, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद शांति के क्षेत्र में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में रसायन विज्ञान के, कृषि में नहीं मिलता है, ठीक है, कृषि में नहीं मिलता आपके। सबसे पहले आपके किस में दिया गया था, तो सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था वो 1913 में, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। RNT यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को एक पुस्तक जो थी गीतांजलि, इसी से जनगण मन लिखा गया है। यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान किस पुस्तक से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गान जो हमारा लिया गया है वो आपके इसी पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। और राष्ट्रीय गान गाने के लिए हमें 52 सेकंड लगते हैं। कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। तो राष्ट्रीय गान की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, जहां से राष्ट्रीय गान लिया गया था, उसे हम गीतांजलि पुस्तक के नाम से जानते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। यानी कि एशिया में आपके 48 देश आते हैं, तो उन 48 देशों में एकमात्र विजेता थे नोबेल पुरस्कार, जिन्हें साहित्य में नोबेल मिला था, लिटरेचर में नोबेल मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये देखिएगा लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में किस भारतीय को नोबेल मिला है, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया था, 1998 में सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, 1998 में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था, ठीक है, हरगोविंद खुराना को मिला था। शांति के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो मदर टेरेसा को मिला था, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को मिला था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो के वेंकटरमन को मिला था, के वेंकटरमन को मिला था। और अगर बात करेंगे भौतिकी के क्षेत्र की, तो भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहला नोबेल और भारत रत्न की भी प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिए हैं, और आपके लास्ट ईयर पेपर में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी राष्ट्रीय पेपर में आपके पूछे गए हैं, राइट। तो चलिए, ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो हम लगा सकते हैं कि 6 क्षेत्रों में हमें प्रदान किए जाते हैं। कौन से पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार हमें 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार की बात करेंगे तो 1989 में किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। मार्टिन कूपर की अगर हम बात करेंगे तो मार्टिन कूपर जो है वो आपके किससे संबंधित है, तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। सैमुअल टॉमलिंस ने जो आविष्कार किया था, ईमेल का आविष्कार किए थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं, कंप्यूटर का पिता कहते हैं। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि कंप्यूटर की मां किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की मां किसे कहते हैं, लेडी अगस्ता को कंप्यूटर की मां कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर की क्या कहते हैं, मां कहते हैं। जुल्लीकुट्टू के साथ हुआ है, या जुल्लीकुट्टू का संबंध किसके साथ है, या किसके साथ हुआ है, तो देखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। तो इसमें ऐसा कौन सा त्योहार है जो आपके तमिलनाडु से संपर्क रखता है, त्रिचु, कीर्ति गई नहीं होगा, ठीक है, ओणम केरल, पोंगल आपके तमिलनाडु, तो इसी के साथ संबंधित होगा।
अब जुल्ली कुट्टू जो है आपके, ये क्या है, तो इसमें क्या होता है, ये बैलों के सींगों में कुछ सिक्के बांध दिए जाते हैं। यानी कि अगर बात करें तो बैलों के सींगों, जो बैल के जो सींगों में कुछ सिक्कों की जो भरी हुई, सिक्कों से भरी हुई थैली बांध दी जाती है, जो इस थैली को बैल उनके सींगों से जो निकाल लेता है, यानी कि जो बैग जो है वो सिक्के से भरा जो बैग है वो उनके सींगों से निकाल लेता है। जब वो निकाल लेता है तो उसको इनाम भी मिलता है, और उसको क्या करा जाता है, तो उसको यहाँ पर ये थैली के जो सिक्के होते हैं वो भी मिलता है, भाई इसको क्या करा जाता है, विजेता घोषित किया जाता है। तो किससे संबंधित है, आपके पोंगल जो है वो आपके बैलों से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी देखिएगा लड़ाइयाँ होती हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप जाएंगे तमिलनाडु तो देखिएगा जो पोंगल क्या होता है, पोंगल यही मैंने आपको बताया, बैलों के सींगों पर सिक्के बांध दिए जाते हैं, और जो उनको जीतता है उसी को इनाम भी मिलता है, और वो सिक्के भी मिलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मतलब उसने पूछ लिया, उसने ये नहीं पूछा कितना आरक्षण है, लेकिन उसने पूछ लिया कितना आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। कितना, 33%, यानी कि 1/3% के आरक्षण है महिलाओं के लिए। किसमें, पंचायतों में, लोकसभा में नहीं है। लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, कितनी भी महिलाएं लड़ सकती हैं। विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। अगर आरक्षण है तो कहां पर है, आपके यहाँ पर आरक्षण है, यानी कि यहाँ पर आपके पंचायती राज निकायों में आरक्षण होगा, भाई कहीं भी आपके आरक्षण नहीं है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण है, 33% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। 38 प्रश्न है हमारे सेट में, हर सेट में 38 प्रश्न ही आपके आएंगे। ठीक है, तो 38 प्रश्नों की बात करी जाएगी, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना किस समय हुई थी, तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में सबसे पहली जनगणना देखिएगा, इसमें 1872 भी 1881 भी, सबको पता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। जब भारत में पहली जनगणना जब हुई थी, तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड म्यू। तो लॉर्ड म्यू जो वायसराय थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। यानी कि इनका जो कार्यकाल था 1869 से लेकर 1872 तक लॉर्ड म्यू का कार्यकाल था। तो लॉर्ड म्यू के कार्यकाल एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई, तो कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु क्या थी, कार्यकाल में हो गई। और कोई ऐसा व्यक्ति बना नहीं जिसकी मृत्यु कार्यकाल में हुई हो। एक भारत का वायसराय जिसे सिविल सेवा का जनक कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी, और गाजीपुर में उनकी समाधि भी है। ठीक है, तो लॉर्ड म्यू के शासन काल में 1872 में पहली बार जनगणना की गई, लेकिन जनगणना तो हर 10 वर्ष के बाद की जा सकती है। तो नियमित जनगणना कब से हुई, अगर यहाँ पे प्रश्न बनता कि नियमित या विधिवत जनगणना कब से हुई, तो विधिवत या विधिवत जनगणना कब से हुई, तो नियमित और विधिवत जनगणना की बात करेंगे तो 1881 से हुई। और 1881 में अभी हमने पढ़ा कि किस वायसराय का शासनकाल था 1881 में, तो 1880 से लेके 1884 तक किस वायसराय का शासनकाल था, तो वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन था वायसराय, वायसराय था लॉर्ड रिपन का शासनकाल था 1880 से लेकर 1884 तक। तो नियमित जनगणना, और लॉर्ड रिपन ने इस बात की घोषणा कर दी कि हर 10 वर्ष के बाद में नियमित जनगणना की जाएगी, यानी कि हर 10 वर्ष के बाद में नियमित जनगणना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट ही आपको लग रहा होगा कि ऊंचाइयों तक आपको लेके जाएगा, उम्मीद रखिएगा बिल्कुल लेके चलेंगे, ऊंचाइयों तक लेके चलेंगे। 38 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट पे लगाएंगे, हर प्रैक्टिस सेट पे 38 क्वेश्चन, उनके साथ में डिटेल फॉर्मेट, और आपका सिलेक्शन एकदम जीके आप छोड़ दीजिएगा, एक को फॉलो करिएगा, किसी टीचर को आप फॉलो कर लीजिएगा, वहीं से आपका पूरा पेपर निकल भी आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं आप मुझे ही करें, किसी भी टीचर को कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्रश्न हमसे पूछा है। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात की जाती है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात की जाती है, तो अर्थव्यवस्था अपने क्षेत्रों को 3 प्रकार से विभाजित करती है, अपने क्षेत्रों को 3 प्रकार से विभाजित करती है, यानी कि प्राइमरी यानी कि फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड यानी कि द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद में तृतीय क्षेत्र। क्या होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। पहले क्षेत्र में क्या आती है, तो पहले क्षेत्र में अगर प्राथमिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो देखिए कृषि हो गई आपकी, मत्स्य पालन आपका हो गया,
खनन हो गया, ये सब कैसे आते हैं? ये सब आपके पहले क्षेत्रों पर आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? पहले क्षेत्रों पर आते हैं। अगर दूसरे क्षेत्रों की अगर बात करें कि दूसरे क्षेत्रों में कौन से आते हैं, तो दूसरे क्षेत्रों में हम कह सकते हैं विनिर्माण। विनिर्माण किस क्षेत्र में आ रहा है? दूसरे क्षेत्र में। तीसरे क्षेत्र में क्या आती है? तीसरे क्षेत्र में आपकी सेवाएं आती है। तीसरे क्षेत्र में क्या आती है? सेवाएं आती है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा, सेवाओं में कह सकते हैं जैसे परिवहन हो गया आपके, परिवहन हमको क्या करता है? सेवाएं देता है। तो सबसे बड़ा रोजगार का जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? परिवहन है। सबसे बड़ा रोजगार का जो क्षेत्र है वो क्या है? आपका तृतीय क्षेत्र होता है। तो परिवहन हो गया, पुलिस हो गई, बीमा हो गए, होटल हो गए, ये सब क्या करते हैं? आपको सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सब आपको सेवाएं प्रदान करते हैं और इसीलिए इन्हें हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। पुजारी इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो पुजारी इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। याद रखिएगा, पुजारी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। डिटेल फॉर्मेट पढ़िएगा और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे भी। ठीक है, कह रहे हैं ISDN का एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो तथा डाटा के साथ साथ संचरित होते हैं। केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होती है, केवल डाटा संचरित होते हैं। तो देखिएगा, ये जो आपका ISDN है ये तीनों बातों पर करता है। अब आप एक याद रखिए, मान लीजिएगा एक प्रश्न आपने पहली बार पढ़ा अपनी लाइफ में और कभी भी आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं, कभी भी आपने प्रश्न देखा ही नहीं, तो आपको क्या करना है? इस प्रश्न में जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन हो वही आपको लगा देना है। 99% सही होता है, 1% हो सकता है गलत हो। ठीक है, 1% में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद व डिजाइनर कौन था? कौन था वास्तुविद व डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली की अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली की स्थापना की थी अंगनपाल ने। अंगनपाल की अगर बात करेंगे तो तोमर वंश से संबंधित है। तोमर वंश से अंगनपाल संबंधित है आपके। ठीक है, तो दिल्ली की स्थापना तो आपके अंगनपाल ने करी थी जो कि तोमर वंश से संबंधित है। इसमें पूछा डिजाइन करता। अब देखिए दिल्ली, अगर भारत की प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे तो प्रारंभिक राजधानी भारत की कहाँ थी? कोलकाता। और 1911 1912 में राजधानी कोलकाता से कहाँ आ गई? पुरानी दिल्ली आ गई। तो राजधानी कोलकाता से पुरानी दिल्ली आ गई। कोलकाता से राजधानी कहाँ आ गई? पुरानी दिल्ली आ गई, नई दिल्ली नहीं थी। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजधानी जो थी वो कोलकाता से कहाँ आ गई? आपके दिल्ली आ गई 1911 और 12 में। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि राजधानी दिल्ली से न्यू दिल्ली कब बन गई? दिल्ली से न्यू दिल्ली राजधानी कब बन गई? तो राजधानी न्यू दिल्ली कब बन गई? आपके 1931 में। 1931 में राजधानी दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, क्या करा गया? नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया राजधानी के सेलेक्ट पे। ठीक है, अब अगर यहां पर अगर बात करें कि जो राजधानी थी, यहां से अगर मैं पूछूं कि राजधानी इंटरचेंज हो गई यहां से, तो यहां पर जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग यहां पर वायसराय थे। और यहां पर जब नई दिल्ली बनी राजधानी तो वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे यहां पर। ठीक है, तो राजधानी आपके दिल्ली से क्या हो गई? नई दिल्ली हो गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली जो था, नई दिल्ली जो था उसे एनसीआर दिल्ली कहने लगे। तो दिल्ली को एनसीआर दिल्ली क्यों कहने लगे? अगर भारतीय संविधान के अनुसार बात करेंगे तो दिल्ली को हम एनसीआर दिल्ली कब कहने लगे? तो देखिएगा, दिल्ली को एनसीआर दिल्ली 69 संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 69 संविधान संशोधन 69 संविधान संशोधन 1992 के तहत हम दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नाम से जाने लग गए थे। लागू हो गया था 1991 में, यहाँ पे कर ले तो हम कह सकते हैं लागू हो गया था 1992 में। ठीक है, 1991 अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो 1992 में इसे क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया। ठीक है, कोई भी संशोधन 1 साल के बाद लागू कर दिया जाता है। अब दिल्ली क्या? दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर भारतीय संविधान के अनुसार बात करेंगे कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 239 डबल ए के अंतर्गत
दिल्ली को दर्जा प्रदान है किसका? केंद्र शासित प्रदेश का। तो 239 डबल ए के अंतर्गत आता है आपकी दिल्ली। दिल्ली को किसने डिजाइन किया? तो दिल्ली को डिजाइन किया एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया। ली कोर्बुजियर ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। किसको डिजाइन किया था? चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। ठीक है, याद रखिए किसको डिजाइन किया था? चंडीगढ़ को इसने डिजाइन किया था। ठीक है, क्वेश्चन में दिल्ली है, दिल्ली के पढ़ाने के फैक्ट बहुत ज्यादा हैं, तो अभी तक के लिए जो हमने आपको पढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को आप समझिएगा कि कितनी मेहनत से आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर आएगा, 100% आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा प्रश्न पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो ये चारों घटना जो लिखी है ना, इनका हमें टाइम वगैरह पता होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएगा। अगर रोलेक्ट एक्ट की बात करें तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? 1919 में आया था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट क्या था? बिना जुर्म बताए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, यानी कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं कर सकते, कोई वकील नहीं कर सकते, यानी कि व्यक्ति को बिना जुर्म बताए उसको गिरफ्तार कर लिया था, जिस व्यक्ति को चाहे उसको उठा लिया था। इसका विरोध करा भारतीयों ने। जब भारतीयों ने विरोध किया तो दो व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। तब एक जनसभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग वो पहले था लेकिन बाद में उसको हत्याकांड बना दिया। तो 13 अप्रैल 1919 को उसको जनरल ओ डायर के आदेश के अनुसार उसमें गोली चली और गोली चलने के बाद में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड बन गया। तो किसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किया गया था। उसके बाद जनरल ओ डायर को लंदन में जाके किसने गोली मारी? तो जनरल ओ डायर को लंदन में जाके उधम सिंह ने गोली मारी थी। भागे नहीं थे, वहीं पर पकड़ गए उधम सिंह। ठीक है, तो देखिएगा जनरल ओ डायर ने गोली मारी थी वहां पर। ओके, तो रोलेक्ट एक्ट क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग जो हुआ था वो किसकी जनसभा क्यों आयोजित की गई थी? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आयोजित की गई थी। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के विघटन का अग्रणी है, ये तो पता है। तो कब हुआ था? आपके 1922 में हुआ था चौरी चौरा का कांड। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो चौरी चौरा का कांड 1922 में जब हुआ था तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ये चौरी चौरा कांड हुआ और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। कहां हुआ था? आपके गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? गोरखपुर। चौरी चौरा का कांड, अगर गोरखपुर नहीं तो आपके देवरिया। ठीक है, कहां पर हुआ था? आपके देवरिया में हुआ था। राइट। अब मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग के अगर गठन की बात करेंगे तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ था? ढाका में हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन की अगर बात करेंगे तो 1905 में, 1905 में, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो विभाजन कर दिया गया 1905 को। अब देखिएगा, ये सब आपको पता है कि सबसे पहले घटना इसमें कौन सी हुई? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन सबसे पहले घटित हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन सबसे पहले घटना घटित हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 1898 से लेके 1905 तक इसका शासनकाल था। किसका? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, 99। हर्षवर्धन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के समय में दो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। यानी कि हर्षवर्धन एक वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो गद्दी पर बैठे, लेकिन एक सेनापति था सिंहसेन, उसकी सहायता से ये गद्दी पर बैठे। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि हर्षवर्धन का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? सिंहनाथ। तो सिंहनाथ की सहायता से गद्दी पर बैठे। और किसकी गद्दी पर बैठे? कहां की गद्दी पर बैठे? तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। ठीक है, थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। और इनके समय में दो बौद्ध संगतियां हुई थी, यानी कि ओवरऑल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, लेकिन 2 बौद्ध संगतियां इनके समय में हुई थी। एक तो इनके समय में कन्नौज में बौद्ध संगति हुई थी, जिसे 5वीं बौद्ध संगति का नाम दिया गया। और एक आपके प्रयागराज में हुई थी। सबसे बड़ी बौद्ध संगतियों में 5वीं
और छठी में से अगर बात करेंगे और उन 4 बौद्ध संगतियों बात करेंगे तो सबसे बड़ी बौद्ध संगति, छठी बौद्ध संगति सबसे बड़ी बौद्ध संगति थी, राजा हर्षवर्धन के समय पर आई थी। राजा हर्षवर्धन के समय पर आई थी जो सबसे बड़ी बौद्ध संगति थी, राइट। तो सबसे बड़ी बौद्ध संगति लगभग में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, इससे बड़ी बौद्ध संगति नहीं हुई। तो कौन सा चीनी यात्री आया था? हिनसोंग आया था, और शिला आदित्य की उपाधि से सम्मानित भी किया किसको? हर्षवर्धन को। पत्थर से भी तकड़े व्यक्ति को सम्मानित किया शिला आदित्य की उपाधि से। फाहियान की अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य होगा? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, पेपर में आपको एक कंफ्यूजन करने के लिए बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त नाम मौर्य होकर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। 17 नंबर प्रश्न पर अभी ही पहुंचे हैं, 38 प्रश्न आपको बाकी है करने। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री 15% से अधिक मंत्री सीमित नहीं कर सकता। ठीक है, कितने? 15%। कौन सा आंसर होगा? 91 संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा होगा? 91 संविधान संशोधन। अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है आपका 97 संविधान संशोधन। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं कर सकता है, लेकिन एक आर्टिकल है प्रधानमंत्री से संबंधित, आर्टिकल नंबर 75। क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करेगा? राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल नंबर 75 हमें यह भी बताता है। लेकिन भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को लेकर, नियुक्ति को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है। अब वो राष्ट्रपति जो होगा वो 3 कंडीशन में प्रयोग करेगा। नंबर 1, जो कि प्रधानमंत्री बनेगा उसे पूर्ण बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, तो वो उसी दल के एक महत्वपूर्ण नेता, यानी कि मान लीजिएगा दल बन गया, लोग जीत गए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये हमारे प्रधानमंत्री जी बन सकते हैं, तो उसका जो बहुमत दल का जो नेता होगा, उसी को, उच्च लेवल का नेता होगा, उसी को क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री के पद पर सृजित किया जाएगा, राइट। दूसरी कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति बहुमत दल या गठबंधन की सरकार है, मान लीजिए गठबंधन की सरकार है, तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसे 1 माह के अंदर अपना बहुमत हासिल करना होगा। कंडीशन नंबर 3, अगर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो वो राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे 6 माह के भीतर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। और लोकसभा का सदस्य बनता है तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे आपके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी पर क्या बनेगा? वो अध्यक्ष बनेगा, यानी कि राष्ट्र का प्रमुख बनेगा। ओके, और रियल पावर प्रधानमंत्री के पास में होती है। अगर वो 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, राइट। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है, 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो करता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पावर है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री रियल, वास्तविक, यानी कि वास्तविक शक्ति किसके शासनकाल में होती है? प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, और नाम मात्र की शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति के कलम पर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर, अब देखिएगा, हुमायूं की दुर्घटना के समय मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? अब हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का शासनकाल जो रहा था, अब देखिए बाबर का पुत्र क्या था? हुमायूं था। हुमायूं ने भारत पर 2 बार शासनकाल किया, 1530 से लेके 1540। ये उसका शासनकाल पहला था। दूसरा शासनकाल 1555 से लेके 1556 तक उसका शासनकाल था, यानी दूसरा शासनकाल उसका ये था। और पहला शासनकाल उसका 1530 से लेके 1540। तो 10 साल शासन करने के बाद कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान गया, हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, अकबर का जन्म हो गया। तो हमीदा बानो बेगम अकबर की मां थी। क्यों गया? शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना करी और इसको हराया, और एक भागता हुआ कहां चला गया? निर्वस्त्र गया। कहां पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान जाकर इसने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, और शादी करने के बाद
अकबर जैसे पुत्र उत्पन्न हुए जो कि मुगल बादशाहों के सबसे महान बादशाहों में से एक थे, लेकिन अनपढ़ थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन बुद्धि बहुत थी। मैंने आपको बताया कि क्या करना, एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है, एक बुद्धि लगा देता है अपनी। तो अकबर दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति थे, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते थे, इसलिए सभी मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले, सबसे ज्यादा महान व्यक्ति अकबर महान था शैतान था, इसको तो डिसाइड आप ही लोग करेंगे कि अकबर ने कितने कितने कार्य किए। जो आज प्रणाली जो चलती है हमारी मनसबदारी प्रथा जो सरकारी नौकरी थी, सरकारी सेवा में जो लोग कार्यरत होते थे उनसे मनसबदार कहते थे। तो मनसबदारी प्रथा जो है सरकारी नौकरी के अंतर्गत चलती है आपकी, वो भी किसने शुरू करी थी, अकबर ने शुरू की थी। उसी के समकक्ष आज हम सरकारी नौकरियां पाते हैं। कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की नौकरी मनसबदारी प्रथा के समान है, क्योंकि मनसबदारी प्रथा दशमलव पद्धति पर आधारित है। क्यों दशमलव पद्धति पर आधारित है, रीजन बिहाइंड क्या हुआ दशमलव पद्धति पर। आपकी कभी भी सैलरी क्रेडिट होगी अकाउंट में तो आपका दशमलव लगने के बाद भी आपके अकाउंट में रुपए आते हैं। इस चीज से प्रदर्शित होता है कि जो नौकरी जो हमारी लगती है उसमें सैलरी क्रेडिट होती है आपकी 1820 रुपए पूरी नहीं आएगी, 1820 रुपए 25 पैसे पूरी आएगी, यानी कि डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। मंगोलिया की पद्धति को भारत में लेकर आए थे और अकाउंटों में सैलरी को डलवाया था। किसने, उस टाइम भी सैलरी मिलती थी 1 रुपए से लेके, एक मनसब से लेके 100 मनसब, 1000, 7000, 20000 मनसब तक मिलते थे। 7000 मैक्सिमम मनसब था, 20000 नहीं मिलते थे। 7000 मैक्सिमम मनसब था, 7000 उसको मिलता रक्त संबंधी जो होते थे। ठीक है, तो अकबर महान बादशाह था। शेरशाह सूरी ने इनको मारा। 1545 में शेरशाह सूरी की कालिंजर में मृत्यु हो गई, और कालिंजर बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। मृत्यु हो गई तब फिर से इन्होंने अपने सैनिकों को भेज भेज कर और लड़ाई कर करके 1555 में फिर से सिंहासन हासिल कर लिया। जो शेरशाह सूरी ने जो संग्रहालय बनाया था, जिसे शेर का संग्रहालय के नाम से जानते हैं, शेर खां संग्रहालय के नाम से जानते हैं, जो संग्रहालय उसने बनवाया था, उसी संग्रहालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की क्या हो गई, लुढ़कते लुढ़कते मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुल ने कहा भी है कि जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। इसे इतिहासकार लेनपुल के द्वारा कहे गए कथन भी है। तो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। जब सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, सूचना मिली बैरम खां को। सूचना किसको मिली, सूचना मिली बैरम खां को। और जब सूचना बैरम खां को मिली तो बैरम खां कहां था, पंजाब गुरदासपुर कालानौर में था। वहीं पर अकबर को बैठाला, पुत्र किसका पुत्र, हुमायूं का पुत्र अकबर को बैठाला ईंटों के सिंहासन पर। 13 वर्ष की अवस्था में अकबर को बैठाला और ईंटों के सिंहासन पर लगातार क्या हुआ, सिंहासन करा दिया। यानी कि ईंटों के सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, अपना सिंहासन करने वाला व्यक्ति, अपना राजकाज संभालने वाला व्यक्ति सम्राट अशोक, महान अशोक नहीं, अकबर। अशोक का नाम नहीं लगेगा यहाँ पर, अशोक महान है। पढ़ाऊंगा कैसे महान है, क्यों महान है, क्योंकि हम पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने जा रहे हैं। अब पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के हर सीने सीने पर, हर दागदीप फायर करने के लिए अशोक पहले खड़े होंगे। टोपी पर अशोक, कंधे पर अशोक, हर जगह आपको अशोक, बेल्ट में अशोक, हर जगह आपको अशोक का चिन्ह ही मिलेगा। अशोक के सारनाथ चिन्ह को लिया जाएगा हर जगह पर। तो अशोक और अकबर और गांधी में कौन महान है, क्या तीनों व्यक्ति महान है, ये तीनों व्यक्ति में से कोई भी महान नहीं है। इसको भी डिसाइड करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक बाय चैप्टर में। ठीक है, और आपके लिए बैरम खान ने 13 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठाला अकबर को। जैसे ही अकबर को सिंहासन पर बैठाला, अभी पानीपत का दूसरा युद्ध कर दिया। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर सिर्फ राजा के पद पर थे, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी संरक्षक बैरम खान ने उस व्यक्ति को हराया। किस व्यक्ति को, जो अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ा और एक भी हराई नहीं हारा, उसका नाम था हेमू। मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू शासक हेमू, जो कि यूसुफ आदिल शाह का एक सेनापति के रूप में भारत पर था। यूसुफ आदिल शाह के एक सेनापति के रूप में भारत पर था और उसने भारत में 22 लड़ाइयां लड़ी थी, कोई भी लड़ाई नहीं हारा। लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सूझबूझ और बैरम खां की ताकत से हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो मध्यकालीन भारत यानी कि आपके अगर 1200 सन से चले, 1200 से लेके 1707 तक मध्यकालीन भारत में कोई भी हिंदू शासक नहीं हुआ। हिंदू शासक की बात करी जाएगी तो देखिएगा, हिंदू शासक हेमू एक ऐसा हिंदू शासक था जो अपने जीवन काल में कभी भी लड़ाई नहीं हारा और पानीपत के दूसरे युद्ध में वो लड़ाइयों को हार गया। हिस्ट्री है, चलती रहेगी, हिस्ट्री की कहानियां सुनते रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तो हमारे पास में आधे प्रश्न हो पाए हैं भाई, 19 प्रश्न एक ही साइड से पूरा पेपर आपकी झोली में। ठीक है, आपकी झोली में पूरा पेपर है और आपको डिसाइड करना है
कि पूरा पेपर किस टाइप से हमारा होगा। ठीक है, तो डिसाइड तो किसको करना है, आपको ही डिसाइड करना है कि पूरे पेपर के लिए हम कितना परिश्रम कर सकते हैं। 2 से 1.5 घंटे अगर आप एक जीके की क्लास को आप देते हैं तो आप एक अच्छा क्लास प्रोवाइड कराने में हम भी सक्षम हैं और अच्छा क्लास पढ़ने में आप भी सक्षम होंगे। देखिएगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रपति क्या होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, कभी आपने 2 राष्ट्रपति बनते देखे, इसलिए लिखते हैं भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया, तो राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया। तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो व्यक्ति थे कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। एक निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 52 में। मैंने आपको डिटेल पार्ट में राष्ट्रपति 2 से 2.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट किया है, पूरी तरह से कंप्लीट किया है। आप एक पॉइंट को स्पष्ट कर सकते हैं, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, जीके आप कुछ से भी पढ़िएगा, कहीं से भी पढ़िएगा, जीके हर तरफ के इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जीके में जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भारत में स्थापित किया था, अपना साम्राज्य बसा लिए थे और 2 कार्यकाल के लिए रहे थे। रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है, आप देखिएगा रेडियो तरंगे, अगर यही प्रश्न बना दिया रेडियो तरंगे किस मंडल में हमें मिलेंगी, तो रेडियो तरंगे हमें आयन मंडल में मिलेंगी। इसलिए मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयन मंडल में आपको रेडियो तरंगे मिलेंगी। किस मंडल मिलेंगी, आयन मंडल में आपको रेडियो तरंगे मिलेंगी। ठीक है, और अगर रेडियो तरंगों की बात करेंगे तो रेडियो तरंगों का जो वेग होता है प्रकाश की तरंगों के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश के अगर वेग की बात करेंगे तो देखिएगा 3.8 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, रेडियो तरंगे हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात अगर करें कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच में होता है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच में क्या होता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए पहले से ही लेकर आए हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल बिल्कुल रट लीजिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा आपके 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि नदी के प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो नदी के प्रभाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्यूफोर्ड स्केल का, क्यूसेक का, किसके, क्यूसेक का। रिक्टर स्केल का भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग भी किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा एनीमोमीटर हवा की गति को मापने के लिए, हवा की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। ठीक है, समुद्र में हवा की गति को मापने के लिए ब्यूफोर्ड स्केल का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा समुद्र में हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट, भूकंप की तीव्रता हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, आंसर हमारा निकला है क्यूसेक। आप कभी भी अगर किसी बांध के करीब में जाएंगे तो वहां पर मीटर भी दिखेंगे आपको क्यूसेक के। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है, तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की जो यूनिट है वो क्या, मैक है। नॉट की बात करेंगे गति की यूनिट है। रिएक्टर की बात करेंगे तो देखिएगा तीव्रता की यूनिट है, भूकंप की तीव्रता। आवृत्ति की बात करेंगे तो आपकी आवृत्ति की जो यूनिट है वो क्या है, आपकी हर्ट्ज है।
आपकी आवर्तिक यूनिट है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। खाद्य के संरक्षण हेतु तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर का प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का, या सोडियम बेंजोएट का। आपको देखिएगा, खाद्य के संरक्षण के लिए मैंने आपको कई सारी क्लास में बताया था। अभी साइंस में मैंने आपकी साइंस की सीरीज में इस क्वेश्चन को भी कराया है और यहाँ पर भी है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। विनेगर क्या होता है? विनेगर आपका सिरका होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। देखिएगा, आपके घर में जब लोग आते हैं तो आपको खाना स्वादिष्ट बनाना है, यानी कि देखने वाले आ गए, आपकी शादी तो सबको जो होता है, नौकरी करिए फिर शादी करिए, यूपी कांस्टेबल में भर्ती और आपकी ईमानदारी चालू है ना, ईमानदारी चालू होगी ना यूपी कांस्टेबल में भर्ती होने के बाद में। तो छिड़का, छिड़का बोलते हैं ना इसको, हम शुद्ध भाषा में सिरका होता है। सिरका में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है आपके, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है आपके, राइट। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो आपके अम्ल होता है। क्या होता है? आपके अम्ल होता है, एसिटिक एसिड। और इसी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, खाने में स्वाद लाने के लिए हम सिरका मिला सकते हैं। जैसे हम चाउमीन खाते हैं, चाउमीन हमें स्वाद क्यों लगती है? क्योंकि उसमें सिरका लगा होता है, इसलिए हमें उसमें स्वाद लगती है। और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए, आर्द्रता मापी, अगर ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा सकता था, आर्द्रता मापी यंत्र किसे कहते हैं? आर्द्रता मापी यंत्र हम किसे कहते हैं? हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, आर्द्रता मापी यंत्र किसे कहते हैं? हाइग्रोमीटर को। दूसरा पॉइंट बात करेंगे, पायरोमीटर। निम्न ताप का मापन करेंगे या उच्च ताप का मापन करेंगे? देखिएगा, निम्न ताप या उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप, उच्च तापमान का मापन करेंगे। उच्च ताप किससे मापे जाते हैं? पायरोमीटर से। अगर यहीं पर अगर मैं पूछूं कि निम्न ताप किससे मापेंगे, निम्न तापमान किससे मापे जाते हैं? निम्न तापमान की अगर बात करेंगे तो क्रायोजेनिक, तो क्रायोजेनिक मीटर से निम्न ताप का मापन किया जाता है। तो क्रायोजेनिक मीटर से निम्न ताप का मापन किया जाता है। उच्च ताप का मापन किया जाता है किससे? तो उच्च ताप के अगर मापन की बात करेंगे तो पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से बात करेंगे तो देखिए, घनत्व को मापा जाता है, यानी कि डेंसिटी को किससे मापा जाता है? डेंसिटी को मापा जाता है आपके, ठीक है, घनत्व को हाइड्रोमीटर से। देखो, हाइड्रोमीटर और आपका ड्रो, एक ग्रो एक ग्रो एक ड्रो, ठीक है, इसमें आपका कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। हाइड्रोमीटर से आपके घनत्व को मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आपके किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से अगर हम बात करेंगे तो आपके देखिएगा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। पायरोमीटर से हम उच्च ताप का मापन करते हैं और निम्न ताप का मापन हम क्रायोजेनिक मीटर से करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगी, जो स्क्रीन पर नंबर है आपके, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी कि नंबर अगर बात करें तो नंबर आपका ए, ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो सूर्य विकिरण को वापस पृथ्वी में परावर्तित करती है? तो देखिएगा, अभी क्वेश्चन आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए, प्रश्न की बात करें तो देखिएगा, ए है सूर्य, ठीक है, ए आपका क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं। सूर्य में दो गैसें होती हैं, एक तो हाइड्रोजन होती है, एक आपकी हीलियम होती है, यानी कि एक गैस हाइड्रोजन हुई, दूसरी गैस आपकी हीलियम हुई। तो सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं, 75% क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, और आपके 25% क्या होती है? इसमें हीलियम होती है, ठीक है, क्या होती है? हीलियम आपके होती है, राइट। अब देखिएगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ये किरणें जो निकलती हैं वो कौन सी निकलती हैं? आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो वही पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकली। जब पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकली तो क्या होता है? सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो समताप मंडल, कौन सी अवशोषित कर लेता है? समताप मंडल। तो समताप मंडल अवशोषित कर लेता है, और समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, ओजोन परत। तो उनको जो अवशोषित करने का जो कार्य करती है वो कौन सी परत करती है? आपके ओजोन परत कार्य करती है। तो ओजोन परत उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, राइट।
तो समताप मंडल में जब ओजोन परत आपकी पाई जाएगी, ओके, तो समताप मंडल में कौन सी परत आपकी? ओजोन परत। ओजोन परत की अगर बात करेंगे, ओजोन परत की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो ओजोन परत की इकाई को हम कहते हैं डॉप्सन इकाई। ठीक है, ओजोन परत की इकाई को हम कहते हैं डॉप्सन इकाई। ठीक, याद रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वह आपकी डेसिबल है। ठीक है, इस पे याद रखिएगा कि ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन कहते हैं और ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो आपकी क्या है? वो आपकी डेसिबल है। ठीक, अब देखिएगा जो पराबैंगनी किरणें हमारी होती हैं, ये देखिएगा पराबैंगनी किरणें क्या करती? 98% को अवशोषित कर लेती है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो मात्र 2% को होती है, तो उनको अवशोषित कौन करती है? तो उनको जो अवशोषित करती है वो ओजोन परत करती है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। यानी कि ओजोन परत जो हमारे जीवन रक्षा करती है, जिसे जीवन रक्षा परत भी कहते हैं, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं और 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, डाप्सन इकाई आपके। अब अगर बात करें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगते हैं, यानी कि 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। सॉरी, ठीक है, एक सेकंड, इस पे अगर बात करेंगे यहां से तो देखिएगा 8 मिनट यानी कि 500 सेकंड क्या हो गया? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो 8 छंग 48 आपके हो गए, 480 प्लस 20 अगर बात करेंगे तो आपका कितना हो गया? 500 हो गया। कितना हो गया आपके? 500 हो गया। यानी कि 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। हमें जो समय लगता है वो कितना लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रत्यावर्तित करती है, कौन सी करती है? स्ट्रेटोस्फीयर करती है। देखिएगा इंग्लिश में लिखा है समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, यानी ओजोन परत भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ओजोन परत भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। देखिए समताप मंडल, समताप मंडल मौसमी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है, इसलिए इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो वायुयान कहां उड़ेंगे? समताप मंडल में उड़ेंगे। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस आपके वायुयान के टायरों भरी जाती है। ठीक, याद रखिएगा वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है उसे हम नाइट्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया। अभी मैंने आपको आयनोस्फीयर पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया रेडियो तरंगे। रेडियो वेव्स किसमें आती हैं? तो रेडियो वेव्स की अगर बात करेंगे तो रेडियो वेव्स आपके यहाँ पर आती है। किसमें आती है रेडियो वेव्स? ठीक है, आयनोस्फीयर में आपके रेडियो वेव्स आती हैं, यानी कि रेडियो तरंगे भी आपके आती हैं, है ना। रेडियो दिवस की बात करेंगे तो देखिएगा 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को क्या बनाते हैं? 13 फरवरी को रेडियो दिवस बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना है? उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? झारखंड। तो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियां भी आपके पाई जाती हैं, यानी कि पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ियां जो है वो कहां पर है? आपके झारखंड में। अभी एक पेपर था उसमें पूछा गया था कि पारसनाथ की पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पारसनाथ की पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मधुबन की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इन्हें कह सकते हैं जो पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं इन्हें मधुबनी की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मधुबनी की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो पारसनाथ की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध हैं इतनी? तो पारसनाथ की पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार पर होती है। छोटा नागपुर के पठार पर होती हैं। तो पारसनाथ की पहाड़ियां जो होती है वो छोटे नागपुर के पठार पर होती हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत में क्यों प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है भारत में क्यों प्रसिद्ध है? तो वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड में जो पहाड़ियां होती हैं उन्हें पारसनाथ की पहाड़ियां कहते हैं। और पारसनाथ की पहाड़ियां को मधुबन की पहाड़ियां कहते हैं। मधुबन और पारसनाथ की पहाड़ियों पर ही छोटा नागपुर का पठार स्थित है, जो खनिजों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, खनिजों के लिए भारत में प्रसिद्ध है। तो खनिजों के लिए प्रसिद्ध होने वाला पठार है छोटा नागपुर का पठार। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आएगा, महात्मा गांधी से प्रश्न आएगा। तो महात्मा गांधी को कई बार अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचे, मात्र एक ही बार पहुंचे थे। किस अधिवेशन में? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन यानी कि कहां पर है बेलगांव? कर्नाटक में है, गांव नहीं था। ठीक है, 1935
24 में बेलगांव अधिवेशन में क्या बनने गए, सदस्य बनने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिएगा 28 दिसंबर 1858 में कौन था वायसराय, अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, पूछा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या करा, लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। संस्थापक एओ ह्यूम थे। स्थापना करनी थी आपकी कहां पर, पुणे में, लेकिन कहां पर स्थापना हुई, बंबई में। ठीक है, तो बंबई में क्या हो गया, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आ गई थी। इस समय वायसराय कौन था, डफरिन थे। ठीक है, वायसराय डफरिन थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक व्यक्ति है जिसे कहते हैं दादा भाई नौरोजी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की 3 बार अध्यक्षता की थी, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। पहले संस्थापक तो एओ ह्यूम थे, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे, व्यामेश चंद्र बैनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिनसे हम मध्यकालीन भारत नहीं बल्कि आधुनिक भारत को कंप्लीट स्टडी करते हैं। आपके कहां से, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टेटस से। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष है आपकी एनी बेसेंट। क्रीमी लेयर संबंधित है, आपने क्रीमी लेयर पढ़ा होगा। क्रीमी लेयर आप लोग जब फॉर्म भरने जाते होंगे तो उसमें आपके क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 2 ऑप्शन खुलते होंगे, क्योंकि ओबीसी का गठन भारतीय संविधान के 340 आर्टिकल में है। भारतीय संविधान के 340 आर्टिकल में ओबीसी का गठन है, और भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया, 102 संविधान संशोधन के तहत। 103 संविधान संशोधन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या करा, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम यहाँ पर नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान ने क्या किया, ठीक है, जो कि ईडब्ल्यूएस में जो अंतर्गत 10% जो आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% का जो आरक्षण दिया गया वो 103 संविधान संशोधन के तहत दिया गया। 102 में क्या करा, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 340 में आपके क्या है, ठीक है, ओबीसी का आयोग है। तो देखिए, क्रीमी लेयर जब भी आप फॉर्म भरते होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर जो होता है वो किससे संबंधित होता है, आपके सामाजिक व आर्थिक आकार जो होते हैं, जो हमारे हालात जो होते हैं, उससे संबंधित आपका होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी पेपर में पूछेंगे। अभी और भी टॉप क्वालिटी के, तो पहला प्रैक्टिस सेट है, अभी दूसरे पे देखिएगा कितना एकदम धमाकेदार प्रभाव करेंगे एकदम। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश नदी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी अपने भ्रंश नदी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा। बात करेंगे तो दामोदर। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, यानी कि बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और अगर बात हम यहां से करें दामोदर की, तो देखिएगा, पहली परियोजना जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना 7 जुलाई 1948 को जो बनी थी, कहां पर बनी थी, आपके दामोदर नदी पर बनी थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जो परियोजना है वो आपके कहां पर बनी थी, यहीं पर बनी थी। कहां से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर कहां से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। अभी हमने पढ़ा था, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो छोटा नागपुर का जो पठार प्रसिद्ध है आपके खनिजों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर का पठार। चलते हैं, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए कंप्लीट तरीके से। ठीक है, प्रश्न हमसे क्या कहता है कि भारत में संवैधानिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के विनिमय अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। बिल्कुल स्थापना की गई सर्वोच्च न्यायालय की, किसके द्वारा की गई, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई थी। पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। बिल्कुल ये याद रखिए, पहला विधि आयोग 1833 में आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की विधायी और शासनात्मक कार्य को 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया। नहीं भाई, 1863 नहीं, 1813 नहीं होगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया था।
प्रथम निर्वाचन आयोग की अवधारणा भारतीय परिषद, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पेश की गई। यहाँ पर 1919 भी हो सकता था, 1909 इसके द्वारा 1909 के द्वारा पेश की गई। वेरी वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो आंसर हमारा होगा, आंसर तो हमारा ए वाला होगा, क्योंकि यही वाला गलत है, यहाँ आंसर क्या होगा 1853। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कितना प्रश्न बना हमारा। इसमें सबसे पहला प्रश्न बना कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद बना कि पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। दूसरा प्रश्न बन गया हमारा। तीसरा प्रश्न बना, हमने देखा कि विधायी जो कार थे उनको अधिनियम के द्वारा अलग अलग किया गया 1853 के अधिनियम के द्वारा। और प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत आई थी, 1919 के तहत नहीं, 1909 के तहत आई थी। वेरी वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे है। इस नदी के किनारे मूसी नदी, ठीक है। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती, कानपुर आपके किस नदी किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। अब ये तेलंगाना पहुंच गया, पहले कहां पर था, आपके हैदराबाद में था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सैप्रोफाइट यानी कि मृतोपरजीवी परजीवी है, पौधे, शाकाहारी, कवक व बैक्टीरिया। सबको जानते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कवक और बैक्टीरिया। कवक को बोलते हैं फंगी यानी कि एफम, यानी कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। मैंने एफम क्यों कहा, एफ एम, एफ से फंगी, एम से माइकोलॉजी। ऐसी अलगी होता है तो अलगी होता है एफ, यानी कि अलगी मतलब होता है शैवाल। तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, यानी कि मांसाहारी। ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी वाला एकदम ठीक है। लाल रक्त दिखाई देने वाली, यानी कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है, प्लाज्मा, स्रावों का होना नहीं, लोहितराणु नहीं, हीमोग्लोबिन। तो हमारे शरीर में रक्त होता है, रक्त क्या, रक्त एक संयोजी ऊतक है। देखिए कनेक्टेड टिश्यूज है, यानी कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये याद रखिएगा। रक्त कैसा है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त समूह जो होता है वो आपका ए होता है, बी होता है और ओ होता है। इनकी जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर ने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने इनकी खोज की थी। उसी पे अगर बात करेंगे, रक्त समूह ए बी की खोज किसने करी, तो रक्त समूह ए बी की खोज स्टैनली ने करी थी। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए रक्त समूह की खोज किसने करी, तो रक्त समूह की कार्ल स्टीनर ने। लेकिन अगर इंडिविजुअल तरीके से पूछा रक्त समूह ए बी की खोज किसने करी, तो ए बी की खोज जो की थी वो स्टैनली ने की थी। तो रक्त यानी कि हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अगर रक्त प्रसंचरण की बात करी जाए कि रक्त प्रसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन होता है आपके, ठीक है। अगर ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें कि ब्लड सर्कुलेशन आखिर क्या है, तो हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसकी खोज विलियम हार्वे ने करी थी। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। इसकी, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित थे। ओके, क्योंकि क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन, अगर मान लीजिएगा ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में रुक जाता है या ब्लड जो होता है सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो हमें उसके लिए करना क्या होता है। अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है तो हमें उसके लिए ये करना होता है कि भाई जो भी परेशानी होती है हमारे किसको होती है, हृदय को होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, सर्कुलेट ना होने का मतलब है कि हार्ट अटैक आना। ठीक है, हार्ट अटैक पूरी तरीके से आना। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित योजनाओं में से किसका मसौदा एमन रॉय के द्वारा तैयार किया गया। तो किसका मसौदा एमन रॉय के द्वारा तैयार किया गया था, बॉम्बे योजना 1944 में आई थी। उद्योगपतियों के द्वारा निर्धारित की गई सर्वोदय समाज जयप्रकाश नारायण ने स्थापित किया था।
जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़ा नाम है जयप्रकाश नारायण का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत बड़ा नाम है। हजारीबाग की जेल फांद कर भाग गए थे। कोलंबिया कार्रवाई योजना, पीपल्स योजना, ठीक है, कौन सी योजना शुरू की थी? तो इंपॉर्टेंट है, योजना में से किसका मसौदा अमर रॉय के द्वारा तैयार किया गया था? पीपल्स योजना का। सर्वोदय योजना जो की थी जयप्रकाश नारायण ने, और बॉम्बे योजना 1944 जुलाई 1944 में बंबई के उद्योगपतियों के द्वारा शुरू की गई थी। व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र संबंध किससे है? तो देखिए किससे संबंध है? रेगनर फ्रिश से संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा इतनी सी बात। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने चले आए हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइएगा इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कि आंसर क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि पत्रकारिता, सॉरी मैंने आपको बता दिया कि पत्रकारिता से ही संबंधित है, कोई बात नहीं। पत्रकारिता दिवस कब बनाते? तो 30 मई को पत्रकारिता दिवस बनाते हैं। 30 मई को क्या बनाते हैं? 30 मई को पत्रकारिता दिवस बनाते हैं, याद रखिएगा 30 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। और जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो अवार्ड है, जो किससे संबंधित है? आपके पत्रकारिता से ही एकदम संबंधित है, ठीक है, याद रखिए किससे संबंधित है? आपकी पत्रकारिता से। देखिएगा हमारी आरओ की क्लास चल रही है, जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जीएस को बहुत डीप में पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा आरओ की, और वहां से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें और कितनी भी नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। सभी जगह आप फॉलो कर लीजिएगा हमें। हमारा नंबर आपके लिए बता देते हैं, नंबर क्या है हमारे पास में, ठीक है, जिसपे आपको पीडीएफ मिलेगी। ये नंबर है हमारे पास में 2494 ये हमारे पास में नंबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ कमेंट्स बॉक्स में नीचे मिलेगी वीडियो समाप्त होने के बाद। अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद।